महास्तभिर जातक अध्याय 36। रात अब लगभग खत्म होने को थी। आसमान में भूर की रोशनी की हल्की आभा फूट रही थी। गोश्त बीदी ने मेरे आंसू पोंछ दिए और मुझे नीचे भेज दिया। बिस्तर पर शरीर ढीला छोड़ते ही तंद्रा सी आ गई, लेकिन अचानक माँ की आवाज से नींद खुल गई। जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोया और चाय की बैठक में हाजिर हो गया। वहां अभी तक और कोई नहीं आया था। माँ अकेली चाय बना रही थी। मैंने तिरछी नजरों से एक बार उन्हें देखा और दबी आवाज में पूछा, हाँ माँ, क्या आपने पिताजी को वो पत्र दे दिया था? मेरा स्वर उस वक्त डर और चिंता से कांप रहा था। माँ के उत्तर पर ही आज मेरी किस्मत का फैसला टिका था। नहीं, कैसा पत्र था वो? माँ के उस बेपरवाह स्वर के विपरीत जब मेरा जवाब गूंजा तो आसपास की हवा जैसे एक पल में ठहर गई। मैंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है माँ। कहते ही माँ ने जैसे अग्निकुंड में घी डाल दिया हो। उनकी वो तीखी चीख भोर के शांत आसमान को चीरती हुई आर पार निकल गई। पिताजी तब बरामदे में बैठे थे। माँ की वो गगनभेदी चीख सुनकर वे लगभग बदहवास होकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। माँ फुपकारते हुए बोली, देख लो अपने गुणवान बेटे के कारनामे। इसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। पिताजी की आंखें पल भर में जवा कुसुम यानी गुड़हल के फूल जैसी लाल हो उठीं। उनका वो रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूखने को आए। उन्होंने एक बार मुझे सिर से पांव तक देखा और धीमी पर गंभीर आवाज में पूछा, क्यों? सच कहूं तो ठीक किस विशेष अपराध के लिए मुझे वो आखिरी सजा दी गई थी, इसकी कोई साफ धारणा खुद मुझे भी नहीं थी। उस उम्र में खेल कूद और दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना ही अपराध की सीमा थी। मैंने बस डर से कांपते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता पिताजी। बस फिर क्या था, वहीं से शुरू हो गया घोंसों, थप्पड़ों और लातों का एक प्रलय। पिताजी जैसे सुध-बुध खोकर एक उन्मादी आक्रोश में मुझ पर टूट पड़े। फिर मुझे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले गए। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। हेडमास्टर साहब का दिया हुआ वो पत्र उन्होंने बार बार पढ़ा और उनके जबड़े गुस्से से सख्त होने लगे। उनके हाथों के हर प्रहार की गूंज उस बंद कमरे की दीवारों में प्रतिध्वनित होने लगी। वे गरज उठे, बता, कहता हूं क्यों निकाला है? याद रख, आज ही तेरे जीवन का आखिरी दिन है। पिताजी के उस पागलपन को देखकर मुझे लग रहा था कि आज शायद सचमुच मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। मैंने पीड़ा से सिमटते हुए आखिरी बार विनती की, मैं सच में कुछ नहीं जानता पिताजी, विश्वास कीजिए। आप बल्कि एक बार हेडमास्टर साहब से जाकर पूछ लीजिए, फिर चाहे तो मुझे मार डालिएगा। लेकिन पिताजी तब शासन के नशे में चूर थे। उनके कानों तक कोई बात पहुंच ही नहीं रही थी। कमरे के भीतर जब मेरी वो करुण चीखें गूंज रही थीं, तब बाहर दरवाजा पकड़कर गोश्त दीदी फूट फूट कर रो रही थीं। अस्थिर भी दूसरी तरफ खड़ा गला फाड़कर अपने भाई के लिए हाहाकार कर रहा था। उस सुबह से लेकर लगातार सुबह के 9 बजे तक वो अमानवीय प्रहार चलता रहा। मेरा शरीर तब तक नीला पड़कर सूज चुका था। आंखों के आंसू सूख चुके थे और केवल एक अजीब सी सुन्नता, असारता मुझे जकड़ रही थी। जब पिताजी मुझे घसीटते हुए हेडमास्टर साहब के घर की ओर ले चले, तब मेरा अपना हुलिया मुझे ही नहीं पहचान में आ रहा था। हेडमास्टर साहब मुझे उस हालत में देखकर सिहर उठे। उनके चेहरे पर ढेर सारा अपराध बोध और करुणा उमड़ आई। उन्होंने पिताजी को हल्के स्वर में धिक्कारते हुए कहा, छी महाशय, एक बच्चे पर इतनी निष्ठुरता करना क्या आपको शोभा देता है? स्थिर ने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया था जिसके लिए उसे इस तरह पीटना पड़े। असल में स्कूल के मालिक नहीं चाहते कि वो वहां पढ़े, इसलिए ये नाम काटा गया है। पिताजी ने अचरज से पूछा, क्यों? उसका दोष क्या है? हेडमास्टर साहब थोड़ा झिझके, फिर पिताजी को एक तरफ ले जाकर करीब आधे घंटे तक न जाने क्या गुप्त मशविरा किया। वहां से जब हम लौटे तो पिताजी का मिजाज काफी हद तक शांत हो चुका था। उन्होंने मेरी ओर देखे बिना ही बस इतना कहा, जा नहा धोकर आज के लिए स्कूल जा। इस साल वहीं पढ़ेगा, अगले साल कहीं और दाखिला करवा दूंगा। मैं धीमे कदमों से घर की ओर लौटा, लेकिन मैं जानता था कि उस भोर के कुछ घंटों के प्रहार ने मेरे भीतर बसे उस नन्हे स्थविर को हमेशा के लिए मार दिया है। पढ़ाई के प्रति मेरा जो थोड़ा बहुत अनुराग या प्रेम बचा था, उसकी जड़ें उखाड़कर वहां एक विष वृक्ष रोप दिया गया था। मेरे मन में एक चरम आक्रोश और घृणा जमा होने लगी। पिताजी ने बिना किसी न्याय के पहले सजा दी। इस अन्याय की जलन मेरी पीठ के जख्मों से कहीं ज्यादा थी। मैंने 13 साल की उस कच्ची उम्र में ही एक कठिन प्रतिज्ञा कर ली। मन ही मन कहा, आज से मैं भी अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाऊंगा।
भविष्य में अगर पिताजी फिर कभी इस तरह मारने आए तो मैं सिर्फ मार नहीं खाऊंगा, बल्कि पलटकर वार भी करूंगा। आत्मरक्षा और प्रहार दोनों ही आज से समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। उस अपमानित किशोर मन ने उसी दिन से एक नए युद्ध क्षेत्र या रण क्षेत्र की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई की रोशनी बुझ गई और वहां एक विद्रोही आग की चिंगारी ने जन्म लिया। दोपहर की ढलती हुई लाल रोशनी मैदान की धूल भरी घास पर मध्यम होकर फैल गई है। महावीर की मूर्ति पर लगे तेल और सिंदूर की वो गाढ़ी परत शाम के धुंधलके में किसी अलौकिक आभा की तरह जीवंत हो उठी है। अखाड़े की गीली मिट्टी की सौंधी महक और सरसों के तेल की तीखी गंध से हवा भारी है। दूर कहीं भैंसा गाड़ी के पहियों की कूं कूं करती आवाज धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में विलीन हो रही है, और उस सुनसान मैदान में पवन पुत्र की वो शांत लेकिन बलशाली उपस्थिति हमारे किशोर मन में एक अजीब से साहस को जन्म दे रही है। लतू के घर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला वो मैदान और पहलवानों का वो अखाड़ा ही हमारी नई पाठशाला बन गया। 13 साल की उस अपमानित पीठ और क्षुब्ध मन को शांत करने की बस एक ही दवा हमें मिली थी, पेशियों की ताकत। पिताजी के उस निर्दयी प्रहार से बचने के लिए महावीर की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता न था। हमारे जैसे ब्राह्मण घर के लड़कों के लिए मूर्ति पूजा एक जन्मजात वर्जित फल की तरह थी, लेकिन जान बचाने की खातिर हमने उस संस्कार की दीवार को एक पल में लांघ दिया। महावीर के सिर पर बताशों का भोग चढ़ाते हुए मन ही मन कहता, ठाकुर इतनी शक्ति दो कि फिर कोई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। शरीर के उस बदलाव के पीछे सिर्फ कुश्ती नहीं थी, बल्कि गोश दीदी का वो बेहिसाब स्नेह भी था। रोज दोपहर ढलते ही जब मैं अखाड़े से पसीने और मिट्टी में लथपथ होकर लौटता तो गोश दीदी पहले से ही मिश्री और बादाम का शरबत तैयार रखती थीं। हफ्ते में 3-4 दिन ताज़ा मुर्ग यानी कच्ची मुर्गी का रोस्ट खाकर हमारे उन हड़ियल शरीरों में जैसे जान की लहर दौड़ गई। अचरज की बात यह थी कि महावीर ने हमारी पुकार सुन ली। शरीर तो फौलादी हुआ ही, साथ ही पिताजी का मिजाज भी न जाने कैसे ठंडा पड़ गया। उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इसके अलावा कलकत्ते के नामी गुंडों और ग्वालों के सरदारों के साथ हमारी उठक बैठक देखकर पूरा मोहल्ला हमें जी हुजूर वाली नजरों से देखने लगा था। वो दिन भी इसी तरह की मस्ती और आबोहवा से घिरा था। अस्थिर उस दिन बीमार था, इसलिए मैं अकेला ही निकला था। घर लौटते ही उसने बताया कि आज रात पागल सन्यासी के कमरे में हम दोनों का न्योता है। गोश दीदी ने भी आकर मां से खास तौर पर कह दिया था कि हमें जाने दिया जाए। शाम के वक्त मैं लतू के घर गया तो सही, पर मन बार बार सन्यासी महाशय के उस धुएं से भरे कमरे और उनकी कहानियों के अद्भुत पिटारे की ओर भाग रहा था। महफिल खत्म कर जब मैं निकलने ही वाला था कि तभी लतू ने अचानक मुझे एक तरफ बुला लिया। उसकी आंखों में उस वक्त एक गहरा रहस्य तैर रहा था। वह फुसफुसाकर बोली, सुन, एक बहुत ही गुप्त बात है, बिना सुने तू जा नहीं सकता। मैं तो उस वक्त छटपट कर रहा था। सन्यासी महाशय के यहां समय पर न पहुंच पाता तो बेचारे बड़े दुखी होते। मैंने कहा, लतू आज तो छोड़ दे भाई, सन्यासी महाशय का न्योता है, देर हो जाएगी। लेकिन लतू हार मानने वाली कहाँ थी, वह जिद पर अड़ गई। मैं वो सब नहीं जानती, शाम ढले बिना मैं वह बात कहूंगी ही नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर थोड़े लाड़ भरे स्वर में कहा, बोलना लतू, मेरी अच्छी लतू, ऐसी क्या बात है। लतू एक पल चुप रहकर मेरी आंखों में ताकती रही। फिर अचानक उसने मेरे गले लगकर अपना मुंह मेरे कान के पास ले आई। उसकी गर्म सांसों के एहसास से मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बस इतना कहा, ना ना ना, अभी नहीं बताया जा सकता। और इतना कहते ही एक झटके में हाथ छुड़ाकर तीर की तरह घर के भीतर भाग गई। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।